करना पड़ेगा। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि यहाँ व्यक्तिवाद है, उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा या संघ से माफी मांगनी पड़ेगी कि आप संघ पे इल्जाम लगाते हो। हमने एक भी नियम बिना अनुमोदन के पास नहीं होने दिया है। इसलिए अपने अपने दिमागों को भाई, ऐसे लोग जितने भी हैं, कोलगेट से साफ कर लो और ठीक ठाक कर लो उसको। और यहाँ काम बढ़ रहा है, काम बढ़ेगा, ये काम रुकेगा नहीं। सवाल सीधा करो, सवाल सीधा करोगे जवाब सीधा मिलेगा, उससे फायदा होगा सबको। पर घुमा फिरा के मत करो। किसी को फोन करके बोल दिया, देखा, किसी को फोन करके कह दिया ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। हमने दुनिया देखी है। आज फोन करोगे, 6 महीने बाद यही लोग आके यहाँ पोर्टल पर बताएंगे कि फलाने आदमी ने फोन किया था। ऐसा काम मत करो कि बाद में जो क्या बोलते हैं मुंह दिखाने के लायक भी ना रहो। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो ऐसा सोचते हैं कि यहाँ 1 आदमी और 2 आदमी और 3 आदमी है। शादी ब्याह या होटल में, जब अच्छे होटल में जहाँ वेटर सर्विस होती है, वहां जब जाते हैं खासतौर से इंडिया के बाहर के, यूरोप के जो होटल हैं, उनमें जो वेटर सर्विस करते हैं, अगर आपने उनको टिप नहीं दी, बख्शीश नहीं दी, तो वो बुरा मानते हैं। वो ये मानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में समझ नहीं है। तो वहाँ सभी लोग वेटर को टिप देते हैं और वेटर का काम कोई खराब नहीं माना जाता। भारत में बख्शीश देने का, टिप देने का चलन पिक्चरों में देखकर या सुनकर, घटनाएं सुनकर, या किसी की इच्छा है किसी की नहीं है, वो देते हैं। तो शादियों में भी वेटर होते हैं। तो हमारा जो अपना प्रोफेशनल ग्रुप है, उस ग्रुप में एक बार हम लोग गए एक शादी में। वहाँ एक जगह हमने टेबल ले ली। वो टेबल थोड़ी सी दूर थी और वेटर घूम फिर के आए। जब तक वो आए तो उसका सामान खत्म हो जाए और हम लोग वहाँ स्नैक्स वगैरह के लिए देखे तो खाली पेट, फिर के मैं लेके आता हूँ, लेके नहीं आ पा रहा था। तो वहाँ मैंने एक वेटर को बुलाया, उसको बख्शीश में मैंने कुछ दिया। उसके बाद उसने हमारी टेबल भर दी और ना केवल टेबल भरी, उसने जिन लोगों को अपनी गाड़ी में कुछ लेके जाना था वो भी उसने पैक करके दे दिया। होटल में भी जो लोग बख्शीश पहले देते हैं, उनकी अच्छी सर्विस की गारंटी है, टिप दें तो। जो हमारे स्पीकर होते हैं, मंचों पे बोलते हैं, तो बड़े शातिर होते हैं। वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या नहीं बोलना चाहते हैं, वो तो बात की बात है। पर पहले वो लोगों को 2 काम करते हैं। एक तो लोगों को वो बख्शीश देते हैं, टिप देते हैं। आप सबसे पहली बख्शीश देते हैं वो आयोजक को। आयोजक महोदय ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उनका बड़ा आभारी हूं। मैं उनका हृदय से आभारी हूं। मैं उनका पीढ़ियों से आभारी हूं। उन्होंने मुझको मौका दिया। तो उसका आभार व्यक्त करके एडवांस में उसको टिप दे दी बख्शीश, ताकि वो रोके ना। तारीफ तो बाद में करता ही है। फिर जो सामने ऑडियंस बैठी हुई है उनको बख्शीश देता है। जितने भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं, उन सबको नमस्कार करता हूं, उन सबको जय भीम नमो बुद्धाय, उन सबको बंदगी, उन सबको जो भी कुछ वो बोलना चाहे। तो सामने वाले ऑडियंस सेटिस्फाई हो जाते हैं, बंदा बहुत बढ़िया है भाई, सबसे पहले इसने हमको नमन किया, हमारे आगे हाथ जोड़े, सर झुकाया। बात क्या बोलेगा वो उसकी तो बात की बात है। फिर वो इमोशनल कार्ड खेलता है। अभी उससे, क्योंकि अपनी बात में उसको ताली बजवानी है, अपना चेहरा उसे बताना है, समय भी ज्यादा लेना है। तो वो कहता है, शुरुआत करेगा, वो महापुरुष उन्होंने ये किया, वो महापुरुष ये, वो महापुरुष ये, उनको नमन, उनको बंदगी, उनको कोटि कोटि प्रणाम, उनको सत सत नमन। खूब सारे अलंकार देके फिर वो इमोशनली लेके आता है। फिर वो बातचीत करता है। तो जो बातचीत करता है उसमें वो आधा समय आयोजक को ही खुश करता रहता है। आयोजन करके बहुत अच्छा किया आपने, बड़ा ये किया वो किया, और अपना ताली बजवा के निकल लेता है, खुश हो जाता है। पब्लिक भी खुश हो जाती है, भाषण देने वाले भी खुश हो जाता है, आयोजक भी खुश हो जाता है, सबकी दिवाली बन जाती है, सबकी होली बन जाती है। पर समाज को कुछ नहीं मिलता, बस चंदा, मंच, माला, भाषण, समय, मनोरंजन, और कुछ नहीं।
इसको मैंने बहुत बारीकी से देखा कि समय खराब नहीं करना चाहिए। तो मेरी बातचीत शुरू से ही, जब से मैंने स्पीच देनी शुरू की, स्पीकिंग देनी शुरू करी, बख्शीश तो मैं भी देता हूँ, टिप तो मैं भी देता हूँ, पर लास्ट में, पहले नहीं। पहले किसी को खुश नहीं करना, सुनना है सुनो। बल्कि मैं सभाओं में जो नहीं सुनता और बात करता है या मोबाइल में लगा रहता है या इधर उधर बात करता है, मैं वहीं से डांट देता हूँ जहां से मुझे दिखाई देता है, वहीं से, और बहुत बुरी तरह से डांटता हूँ। और मैं कहता हूँ सुनना है सुन, नहीं सुनना बाहर निकल, औरों को डिस्टर्ब मत कर, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही है। बात बता रहे हैं, कहने के लिए आए, सुनने के लिए आए, तर्क वितर्क कर सकता है, पर हम बात कहें तू ना सुने, हमको नहीं चाहिए। चाहे चार लोग सुने, सुने ध्यान से सुने, और बाद में हम भी उनको बख्शीश देते हैं, उनका थैंक यू बोलते हैं। अपना अपना तरीका है। अब किसी को नमस्कार पहले चाहिए, नमस्कार लेकर खुश है कि वो क्या क्रांति करेगा। जिसका ध्यान ही इस बात में जा रहा है कि नमन किया नहीं किया, वो उसका बात में क्या ध्यान जाएगा। वो तो नमन से खुश होता है, वो तो नमस्कार से खुश होता है, उसको तो नमस्कार चाहिए। या जो व्यक्ति चिड़ा बैठा है, जो व्यक्ति कमियां ढूंढने में लगा हुआ है, जो व्यक्ति लगा हुआ है अरे ये व्यक्ति को कहीं डाउन करना है, तो वो कहता है देखो इसने नमन नहीं किया, देखो ये जूता पहन के ऊपर चढ़ गया, देखो इसने बाबा साहब के फोटो पे पहले फूल नहीं चढ़ाए, देखो इसकी तस्वीर बाबा साहब की तस्वीर से ऊपर, ये वाली नीचे, देखो इसने क्या बोलते हैं माला ढंग से नहीं पहनाई, देखो इसने ऐसा अपमान किया। मतलब जिसका विरोध करना है, अगर उसका कोई विचार में कुछ कमी नहीं मिलती है तो उसके आचार में ढूंढ लो, आचार में देख लो कि उसका आचरण क्या है, उसमें देख लो कि जो कर रहा है वो क्या है। और इमोशनल प्ले कार्ड खेलो कोई इमोशनल, अरे ये कम झुका, ये बाबा साहब की मूर्ति के आगे कम झुका, कितना कम झुका, 4 उंगल कम झुका, ये ठीक नहीं किया इसने। ये दुनिया है, चलती है। अगर आप इस दुनिया के पीछे जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। छिलका नहीं पकड़ना चाहिए, सार पकड़ना चाहिए। अंदर जो माल है उसको पकड़ना चाहिए, छिलकों में कुछ नहीं रखा। छिलके तो सब छील के फेंक दिए जाते हैं, इसी तो नाम उनका छिलका है, छिलका छील के फेंक दिया। अंदर जो है उसको ढूंढना चाहिए। तो लोग कहते हैं अरे बड़ा घमंड है, घमंड, बहुत घमंडी आदमी है भाई, बड़ा घमंड है, वो कहते हैं लोग, बड़ा घमंड है। तो आओ आज घमंड पे बात कर लेते हैं, इस घमंड का ही पोस्टमार्टम कर लेते हैं। घमंड में और गर्व में एक छोटा सा अंतर है, छोटा सा अंतर। घमंड का मतलब होता है मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। कोई व्यक्ति ये कहे, कोई ऐसा सोचे, कोई ऐसा बोले, तो ये घमंड है। और मैं अच्छा हूं और तुलना नहीं करे, मैं अच्छा हूं, तो ये गर्व है, ये गौरव है। जब मैं सबसे अच्छा बोलता है तो कंपैरिजन करता है, तो तुलना करता है, तो घमंड है, तुलनात्मक कर रहा है, घमंड है। तो दूसरों से क्या मतलब है। पर जो व्यक्ति अपने में विश्वास रखता है, यकीन रखता है, वो कहता मैं अच्छा हूं। घमंड वाला जो करेक्टर होता है, जिसको घमंड होता है, वो अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि तुलना करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो सबसे उलझता रहेगा, हर एक व्यक्ति से उलझेगा, हर एक जगह जाके उलझेगा, तर्क करेगा, वितर्क करेगा। तर्क में अगर जीत गया तो घमंड और बढ़ जाएगा, और तर्क में अगर हार गया तो फिर वहां से हमेशा के लिए हट जाएगा, नाराज हो जाएगा, या दोबारा बैक करेगा, दोबारा आएगा कि इसको फिर हराऊंगा। घमंड उसको चैन से नहीं बैठने देता, मैं इसको फिर हराऊंगा। आलोचना उसको बर्दाश्त नहीं हो सकती, उसकी आलोचना करोगे तो उसका घमंड बढ़ जाएगा, वो चिढ़ जाएगा। और जिसको गर्व होता है वो आलोचनाओं को स्वीकार करता है, वो कहता है आलोचना बताओ क्या है, उसको स्वीकार होता है। घमंड वाला व्यक्ति हमेशा जब भी करेगा, कहीं ना कहीं तुलना करता रहेगा, और तुलनात्मक अध्ययन में हमेशा आलोचना करेगा, हमेशा आलोचना करेगा। जो गर्व वाला व्यक्ति है वो कभी तुलनात्मक बात नहीं करेगा, और आलोचना दूर दूर तक उसके पास में कहीं रहेगी नहीं, वो कभी आलोचना नहीं करेगा, वो अपना काम से काम रखता है। घमंड वाला व्यक्ति एकल होता है, अकेला, वो कभी समूह के साथ बढ़ नहीं सकता, क्योंकि समूह में वो हमेशा तुलना देखता है, ये क्या कर रहा है, इसका काम कैसा है, इसकी टोपी कैसी है, इसने क्या बोला, इसने
झुका या नहीं झुका, इसके पैरों में जूता था या नहीं था, इसकी कमीज कैसी थी, इसकी पैंट कैसी थी, वो इसी में लगा रह रहता है। और जो गर्व वाला व्यक्ति होता है, जिसको खुद गर्व होता है, उसे पता ही नहीं होता कि तुलना क्या क्या होती है। वो अपने काम में लगा रहता है, उसको काम करना होता है, और वो अपने काम को श्रेष्ठता के साथ करता है, जितना वो पॉसिबली श्रेष्ठ कर सकता है। घमंड वाला व्यक्ति जो घमंड करता है, या जो घमंड का करेक्टर है, वो विनाश की ओर लेके जाता है। निगेटिव प्रॉपर्टी है, पूरी तरह से विनाश की तरफ लेके जाता है। घमंड उसका सम्मान खत्म कर देता है, उसका चयन खत्म कर देता है, उसका जो काम है उसको खत्म कर देता है, उसकी मान्यता खत्म कर देता है, और अनंत अनंत उसे मौत तक पहुंचा देता है, उसका शरीर खत्म करता है। और घमंड वाला व्यक्ति विकास नहीं कर सकता, वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता। वो भय से और असुरक्षा से ग्रस्त रहता है। 24 घंटे उसको भय रहता है, 24 घंटे असुरक्षा रहती है उसको। जो गर्व वाला व्यक्ति होता है, वो समूह के साथ काम करता है, वो स्वस्थ रह जाता है, उसका मान सम्मान बढ़ता है, वो सुरक्षित रहता है और अभय रहता है, उसको कोई भय नहीं होता, और वो हमेशा विकास करता है। तो कोई व्यक्ति अपने आप पे गर्व कर रहा है, पर आपका व्यवहार उसे चेक नहीं कर पा रहा, आपको लग रहा है कि इसके व्यवहार में घमंड है, तो आप उसे घमंड की तरह देखोगे, क्योंकि आपको गर्व का एहसास नहीं है। आपको गर्व और घमंड के बीच में जो डिफरेंस है उसका पता नहीं है। किसी व्यक्ति के काम से, उसकी आलोचना से, जो वो आलोचना करता है उससे, जो वो इधर उधर करता है उससे, जो वो चिड़चिड़ाता है उससे, जो वो फड़फड़ाता है उससे, जो वो किसी व्यक्ति में कमी निकालता है उससे, आप 1 सेकंड में पता कर सकते हैं कि इसको अपने ऊपर घमंड है या अपने ऊपर गर्व है। गर्व वाला व्यक्ति कभी भी आलोचनाओं से परेशान होकर भागेगा नहीं, छिपेगा नहीं, डरेगा नहीं, क्योंकि वो उसे कुछ ऐसा चाहिए नहीं, उसका कोई तुलनात्मक चाहने का कोई कारण नहीं है, कोई उसका कंपैरिजन नहीं है कहीं, कोई उसका कंपेटिटिव नहीं है कहीं भी, कोई उससे प्रतिद्वंद्विता कहीं उसकी है नहीं। गर्व वाले व्यक्ति की ये पॉजिटिव प्रॉपर्टियां होती हैं। पर जो घमंड वाला व्यक्ति है, उसका हमेशा कोई ना कोई प्रतिद्वंदी होगा, वो बना के रखता है प्रतिद्वंदी। मुझे इसके जैसे बनना है, इसकी कमियां निकालूं, इसको देखूं। वो हमेशा परेशान रहेगा, वो चिड़चिड़ाता रहेगा, वो असुरक्षा में रहेगा। ये इतनी बारीक प्रॉपर्टियां हैं। जो गर्व की हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, और जो घमंड की है वो सारी की सारी निगेटिव है। घमंड की सारी प्रॉपर्टियां शरीर खराब करती हैं, मन खराब करती हैं, और मृत्यु की तरफ खींच के ले जाती हैं। और गर्व की सारी प्रॉपर्टियां बढ़ाती हैं, संघ को बढ़ाती हैं, जुड़ने जोड़ने में काम आती हैं, काम करने में काम आती हैं, उसको सुरक्षा में काम आती हैं। वो अभय होता है, उसका कहीं कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता, उसके सारे मित्र होते हैं, और वो लगातार अपना काम करता रहता है। ये 2 प्रॉपर्टी हैं। तो आपका चश्मा कैसा है? आपने जीवन में कितना जानते हो गर्व और घमंड के बारे में? आपने कितना एनालिसिस किया है गर्व और घमंड के बीच में? आप सामने वाले को कैसे देखते हो? अधिकतर केसों में जिस व्यक्ति में विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, और वो कड़क करके बोलता है, हमारे लोग कहते हैं बड़ा घमंडी है, बड़ा घमंडी है। उसका विश्वास उनको समझ नहीं आता, उसकी कड़क आवाज, उसकी चमक उनको समझ नहीं आती। उनको एक ही शब्द का पता है, उनको गर्व शब्द का, प्राइड का, प्राउड का, गारव का पता ही नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज कैसी हैं। वो शुरू से लेकर आखिर तक ईगो में और अहम में चलते हैं। घमंड वाला व्यक्ति कभी किसी की मदद नहीं लेता। घमंड वाला व्यक्ति एकल मरता है, और बहुत बुरी तरह से मरता है। बीमार है पर मदद नहीं लेगा, अकड़ निकल घमंड निकल जाएगी। अपने घर वालों से, सगों से भी अपनी मदद नहीं लेगा। घमंड है, हम क्यों लें, वो फलाना इतना बनता था, वो बनता था, हम कोई कम है क्या? तुलना कर रहा है, हम कोई कम है क्या उससे? इसलिए सगे घर वालों के अंदर भी बात नहीं जाता। मतलब सगे सगे घर वाले हैं, भाई बहन हैं, ताऊ चाचा हैं, मामा फूफे हैं, उनसे भी मदद नहीं लेगा, क्योंकि वो तुलनात्मक कहता है, हम किससे कम है क्या, हम उससे कम है क्या, अरे क्या हुआ उसके पास बहुत पैसा है तो हमारे पास नहीं है क्या, क्या हुआ उसके पास 4 कार है तो क्या, हमारे पास कार नहीं तो क्या, हम उसके जाके पैरों में पड़ जाए क्या? कभी मदद नहीं लेता, अकेला मर जाता है, घमंड में ही मर जाता है, ईगो में मर जाता है। उसे मदद, घमंड उसको मदद लेने ही नहीं देता। और जिसमें गर्व होता है, वो कहता है भाई मेरा ये काम खराब हो गया तो यार ये काम कर, या तू ट्राई करता है, देते ठीक है, नहीं देता है कोई बात नहीं, पर ट्राई करता है, मदद लेता है वो। इसलिए घमंड बहुत निगेटिव प्रॉपर्टी है।
और संघ में कोई व्यक्ति घमंड लेके ये कहे कि मैं संघी हूं, असंभव, असंभव, चल नहीं पाएगा। गर्व के साथ तो बहुत चलेगा, मेरा संघ, जुड़ेंगे जीतेंगे, हमारा प्राचीन सम, ये गर्व है, ये घमंड नहीं है। पर कोई ये कहे कि तेरा संघ नहीं है मेरा संघ है, तो फिर नहीं चल पाएगा, तो फिर नहीं चल पाएगा। ये पहली शर्त है यहाँ की कि आप हर हाथ में आपको गर्व होना चाहिए अपने काम पे, अपने संघ पे, जो लोग काम कर रहे हैं उन पे, जो लोग आपके साथ हैं उन पे। पर आप उनको कहो कि हम तो तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, तुलना हो रही है, तुलना, हम तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, तुलना हो रही है। संगी नहीं हो भाई, कुछ और बन गए, संगी नहीं बने, कुछ और बन गए। अगर तर्क वितर्क में हारे और छोड़ के भाग गए तो आलोचना से डर गए तो घमंड आ गया, आलोचनाओं को फेस नहीं कर पाए तो घमंड आ गया। गर्व वाला व्यक्ति जो होता है वो कहता है लाओ आलोचना कौन सी है, उनको दूर करें, उनको देखें, आओ उन पर बात बात करें, उनका तर्क वितर्क करें, क्या है क्या नहीं है, देखें क्या बात हुई क्या नहीं हुई। ये दो प्रॉपर्टियां इसमें चलती हैं सारी की सारी। ये छोटी छोटी बातें इसकी घमंड की हैं। यहाँ एक सवाल आया अभी, इंपॉर्टेंट है, कि हमारे संत साहब ने कोई टिप्पणी की जब हमने पहला संत संहार किया था। मेरे पास पेपर है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा मैं भी रख लेता हूँ, कई बार काम पड़ जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पठम संत जीवित समण संत संखार उत्सव आफ्टर 500 ईयर्स, 18 अगस्त 2024, बड़ोदरा गुजरात, समण रंतलाल देसाई साहेब। तो वहां ये समण संत के नियम पढ़ के सुनाए और उन्होंने एक्सेप्ट भी किए। संतों को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब संतों का जो, मैं ज्यादा इसमें कुछ कहूंगा नहीं, सिर्फ एक सेंटेंस आपको मैं, आप समझ जाओगे। संतों के इसमें 18 अधिकार उन्होंने एक्सेप्ट किए जो संतों के अधिकार हैं, और निषेध अधिकार जो है संतों के 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। उन निषेध अधिकार में एक अधिकार ये भी है कि कोई भी संत समण संघ व्यवस्थापन संबंधी जो भी कोई बात होगी वो उनके निषेध अधिकार में आती है। वो अपने संतों के, जो समण संत है उसके व्यापन व्यवस्थापन संबंधी अधिकार उनका है। यह लाइन बन गई है, क्योंकि हम संत को एक पायदान ऊपर सम्मान दे रहे हैं। तो जब हम संत को एक पायदान ऊपर सम्मान देते हैं तो कुछ चीजें उनको ज्यादा मिलती हैं, कुछ चीजें उनकी हट भी जाती हैं। सम्मान जो कोई संघ देता है किसी को, तो उसकी एक गरिमा होती है, उसकी एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिट होती है उसकी। तो उसमें वो लिमिटेशन है संतों के अधिकार में कि संतों का जो संघ होगा उसके व्यवस्थापन में वो संत लोग ही काम करेंगे। साधारण समण संघ उनके व्यवस्थापन में कोई दखल नहीं देगा, और जो समण संघ है उसके व्यवस्थापन में यानी उसकी व्यवस्था में कोई संत दखल नहीं देगा, निषेध है। क्योंकि ये सामाजिक है और वो संतों का है। संतों के नियम अलग हैं, समाज के नियम अलग हैं। यहाँ हमें व्यवस्था चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है, कठोरता भी करनी पड़ सकती है, दंड भी देना पड़ सकता है। अब संतों को कौन दंड देगा? संत तो परे हो गए ना। अगर संत समर संघ में रहेंगे तो दंड के भागी होंगे, तो फिर संत की तो गरिमा खराब हो जाएगी। यहाँ बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो संतों के अधिकार में हनन हो सकती हैं, इसलिए संतों की गरिमा ऊपर है। अब गरिमा बनाना तो सबके अपने अपने हाथ में है, जो जैसा कहेगा, वो जो जैसा करेगा वैसी गरिमा मिलेगी। पर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो फालतू की बहस पड़े रहते हैं, कि एक बार पूछ लेते हैं कि संतों का नियम क्या है क्या नहीं है, तो ये सब चीजें बच जाती हैं। पर संत भोले भाले होते हैं और कई लोग उनको कोई पाठ पढ़ा देते हैं। मुझे जहां तक याद है कि एक बार और पाठ पढ़ाया था, एक उनसे यहाँ वो दिलवा दिया, क्या बोलते हैं, कंसेप्ट दिलवा दिया। उस कंसेप्ट में ये कहलवा दिया उनसे कि जो उपठाक की जगह कार्यवाहक शब्द ठीक है। पर भाई इतना तो हम भी जानते हैं, आरएसएस में हमारे भी बहुत सारे परिचित लोग हैं कि वो आरएसएस का कार्यवाह है, उनका प्रणाली अलग है, उनका तरीका अलग है, उनके नियम अलग हैं। उनका कार्यवाह वहां चल सकता है, पर यहाँ कार्यवाह नहीं चल सकता। कार्यवाह एक पोस्ट होती है जो पूरा होल्ड करती है पूरे उसको। हमारे यहाँ ऐसी कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए जो है ठीक है, अभी कोई समस्या नहीं है, यहाँ ये बात चलती रहती है। तो आज की जो चर्चा होगी इस कंसेप्ट के बाद में, वो होगी संघवाद पे और व्यक्तिवाद पे। और वो चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कल मैं था नहीं, कल किसी संगी ने कोई व्यक्तिवादी प्रश्न किया था, तो मैं होता तो पूछ लेता क्या है क्या नहीं है, पर आप लोगों को पूछना चाहिए था, और आप पूछना आज मेरे इसके बाद कंसेप्ट में। व्यक्तिवाद का मतलब होता है कि व्यक्ति जो कार्य करता है, व्यक्ति जो कार्य करता है उस पूरी कार्य प्रणाली को, उस पूरे कार्य को
व्यक्तिवाद बोला जाता है। और संघ जो कार्य करता है उस पूरे कार्य को, सांघिक कार्य को संघवाद बोला जा सकता है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। पर संघवाद में थोड़ा सा डिफर है व्यक्तिवाद से, क्योंकि व्यक्तिवाद एकल है, एक व्यक्ति हो सकता है, दो व्यक्ति हो सकते हैं। पर संघ में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो संघ में जब वाद होता है, मतलब बातचीत होती है, तो करते व्यक्ति ही हैं, क्योंकि व्यक्तियों का समूह संघ है उसमें व्यक्ति। अब जब उसमें व्यक्ति हैं तो हर एक व्यक्ति का व्यक्तिवाद भी है। यानी कि अगर मान लो संघ में, सभा में 500 लोग बैठे हुए हैं, तो 500 लोगों का व्यक्तिवाद वहां है। और जो 500 लोग हैं उन सब ने जितना पढ़ा है, जितना देखा है, जितना सुना है, जितना गुना है, जितनी जानकारी है, जो समझ है, जो चिंतन है, उसके हिसाब से उनका व्यक्तिवाद, यानी कि उनकी जो वाद मतलब बात है, वो बाहर निकल के आती है। तो 500 के 500 लोग ये चाहते हैं कि संघ में मेरी बात चले, क्योंकि उसको अच्छी लगती है। हर एक व्यक्ति को अपनी बात सबसे अच्छी लगती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एक ये प्राकृतिक बात है, लगनी भी चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जो बात कहता है वो ये सोच समझ के अपनी जानकारी के हिसाब से कहता है कि ये सबसे अच्छी है। पर सबसे अच्छी का फैसला कैसे होगा, क्योंकि हर एक की सबसे अच्छी है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात को नहीं मानता, काटता है, कहता तेरा जो व्यक्तिवाद है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। पहला वाला कहता है दूसरे वाले से, तेरा जो व्यक्तिवाद है मुझे अच्छा नहीं लगा। अब वहां व्यक्तियों की जो वाद है, वाद का मतलब बातचीत, वो टकरा रही है आपस में। और संघ में बैठे हुए 500 लोग, और निर्णय करना है, क्योंकि निर्णय नहीं करोगे तो सामूहिक चलोगे कैसे। तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे से टकराता है। कुछों की बात मैच कर सकती है, कुछों की हल्की कर सकती है, कुछों की बहुत ज्यादा विरोध में आ सकती है। अलग अलग सबके सोचने का, जानने का, समझने का, चिंतन का अलग अलग तरीका होता है। 500 आदमी, 500 तरह के विचार। तो सामूहिक चलना है, तो सामूहिक चलने के लिए कोई व्यक्ति एक या दो या तीन या चार कोई बात रखते हैं। बात रखने के बाद में वो अपनी समझ और जानकारी के हिसाब से उस बात की एडवोकेसी करते हैं, वकालत करते हैं। ये बात इसलिए, ये मैं जो कह रहा हूं ये बात सही है। जिसको गलत लगती हो वो मुझसे पूछ ले। तो अब वहां तर्क वितर्क होना शुरू हो गया। भाई गलत लगी है तो सुनी, तो वो जवाब देगा, सब लोग सुनेंगे। दूसरा व्यक्ति अपनी बात रखेगा, वो बात रखेगा, उसकी सब सुनेंगे। अब वहां व्यक्तियों में जो अपने अपने विचार रखने वाले हैं उनमें छटनी होनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिक, तर्क वितर्क के साथ में। और जो अपनी बात को अधिकतम मत के साथ में अनुमोदित करा लेता है, अपनी बात को, व्यक्तिगत बात को बहुमत के साथ में अनुमोदित करा लेता है, वो सांघिक बात हो जाती है। ये नेचुरल नियम है। आधे से ज्यादा लोग जिसको अनुमोदित करते हैं वो सब। अब वो बात जो व्यक्ति की बात थी वो सांघिक बात हो गई, संघ की बात हो गई। हमने यहां नियम बनाया था कि कोई भी व्यक्ति बिल लेके आ सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी बात लेके आ सकता है। बात तो व्यक्ति लेके आएगा, कोई कंप्यूटर तो आएगा नहीं, कोई संघ नाम का पुतला तो है नहीं कि उसमें से आवाज आई निकल के। व्यक्ति ही संघ बनाते हैं। तो हाउस ओपन है। वो व्यक्ति जो बात लेके आ रहा है और उसकी तर्क वितर्क में संघ ने अनुमोदित बात करती है और वो बात सांघिक हो गई और एक्सेप्ट हो गई, तो फिर वो बात संघ की हो गई, वो व्यक्ति के नाम से नहीं जानी जाएगी। ये हमने नियम बनाया इसलिए ताकि व्यक्ति को घमंड ना हो इस बात का, मेरा नियम चल रहा है, मैंने बनाए हैं। उसका नाम भी नहीं आता कहीं, पूरे समन संघ में उसका नाम भी नहीं आता कि ये एक बार पास हो गया तो हाउस ने पास किया है। तो हाउस ने पास किया तो प्रॉपर्टी हाउस की हो गई। आपकी तब तक थी जब तक आपके पास है, अगर वो रिजेक्ट हो गई, फेल हो गई, तो वो आप खत्म हो गई। अब जिन लोगों की बात संघ में अनुमोदित नहीं हुई वो दिल पे ले गए, हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बात काट दी, हमारा ऐसा हो गया। अरे तो दूसरा मौका है, फिर ले आना एजेंडा, फिर बढ़िया तक देना, काटो बात को। यहाँ तो बेस्ट के लिए दौड़ चल रही है, यहाँ तो सर्वश्रेष्ठ के लिए दौड़ चल रही है कि हमको सर्वश्रेष्ठ नियम चाहिए, बेस्ट नियम चाहिए। तो अगर तुमको लगता है कि गलत पास हो गया तो दोबारा ट्राई कर लो, तिबारा कर लो, चौबारा कर लो। यहाँ तो हमारे पास बहुत टाइम है, कोई समस्या नहीं है, यहाँ तो पूरे महीने हाउस लगा देंगे, करो जितनी क्षमता है। पर तर्क में जवाब देना पाओ, अनुमोदित कराना पाओ, और फिर कहो अरे ये आदमी की बात अनुमोदित होती है, ये व्यक्तिवाद हो रहा है, ये व्यक्तिवाद हो रहा है। भाई इसको प्रूव करना पड़ेगा कि कहाँ व्यक्तिवाद है। ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि यहाँ व्यक्तिवाद है, उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा या संघ से माफी मांगनी पड़ेगी कि आप संघ पे इल्जाम लगाते हो। हमने एक भी नियम बिना अनुमोदन के पास नहीं होने दिया है। ये जो लेटेस्ट नियम चल रहा है आज की डेट में, जिस नियम के तहत मैं रोज मैं बोल रहा हूं, हाउस से पास है, आप हाउस से पता कर लो।
385 पे संख्या छोड़ी थी, और 385 पे जब संख्या छोड़ी थी तो 2 साल तक मैं ही बोलता था, और फिर मैंने ही रास्ते खोले सबके कि सब लोग आने चाहिए इसमें, और मैं पीछे हट गया, संख्या गिर गई। यहाँ कई बार कहा भाई संख्या गिर गई है, आप स्पीकिंग ठीक करो, आप ठीक से बोलो, यहाँ नई नई बात लाओ, नई नई जानकारी लाओ ताकि संख्या बढ़े। आप एक ही तरह का रट्टा मारते रहोगे तो यहाँ लोग बोर हो जाएंगे, आएंगे नहीं। कोई नहीं आया, कई बार एजेंडे लगाए, सब कुछ लगाया, पर नहीं आया। तो हाथ संघ से हाथ जोड़ के ये कहा था कि भाई जो यहाँ अच्छी स्पीकिंग कर सकता है कर ले, और जो लोगों को इकट्ठा करने की टीम बनाने काम कर सकता है कर ले। कोई नहीं आया। प्रकाश सिंह सर ने बीड़ा उठाया कि मैं टीम के लिए काम करूंगा, और मैंने कहा कि भाई मैं, हालांकि मेरी कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जिम्मेदारी काम होता है, कंसेप्ट को तैयार करना होता है, और जब कंसेप्ट को तैयार करना होता है माइंड इन्वॉल्व रहता है, माइंड को रिलैक्स नहीं मिलता है, बीपी भी बढ़ता है, क्योंकि नई नई चीजें खुद के लानी पड़ती है। मैं पढ़ना नहीं चाहता, मेरी आंखें काम नहीं करती जब से हरपीज हुआ है, मगर मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं, नई बात खोज के कैसे लाऊंगा, मुझे मनन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, मेरे ब्रेन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, माइंड को, तो सर्कुलेशन ज्यादा रह रहती है। आज भी मैं इको करा के आया हूं, उसमें भी कमी आई है हार्ट के अंदर, क्योंकि ओवर थिंकिंग से दिक्कतें होती हैं, पैदा होती हैं। तो हमने तो हाथ जोड़ कहा था भाई जिसको करना है कर ले, और हम तो अभी भी कहते हैं जो संख्या बढ़ा सकता है वो ले ले, ये हाउस का आदेश है, हाउस का पालन कर रहे हैं हम तो। हाउस उस दिन मना कर देता तो ना करते। तो जिनको ये गलत फहमी हो रही है कि यहाँ व्यक्ति है, व्यक्तिवाद है, एक ही व्यक्ति है, अपने दिमाग को कॉलगेट ब्रश से साफ कर लें, कॉलगेट ब्रश से। ये हाउस का आदेश है, ये प्रकाश सिंह का आदेश नहीं है, ये सुधीर राज सिंह का आदेश नहीं है। हम संघ से बंधे हुए हैं, और संघ में नियमों का पूरा पालन करते हैं, जितना नियम होता है, एक भी नियम को रूल नहीं करते हम। और गलती से हो जाए तो लास्ट में 3 बार माफी भी मांगते हैं, और संघ को बदनामी भी करते हैं। ऐसा नहीं है, पर पहले नहीं देते बख्शीश, शुरू में नहीं देते कि शुरू में नमन करेंगे, आपको खुश करेंगे कि देखो कितना बढ़िया आदमी है, सबके सामने झुका चाहे बात कुछ भी बोल के चला जाए। ऐसा नहीं करते, अपनी अपनी आदत है। पर संघ का रेस्पेक्ट आपसे ज्यादा करते हैं, खामे खा बिना उसके इल्जाम नहीं लगाते, सोच के काम करते हैं क्या है क्या नहीं है, भागते नहीं है छोड़ के, आलोचनाओं से घबराते नहीं है। गर्व है, घमंड नहीं है, गर्व है। और आवाज कड़क है तो गर्व के कारण है, घमंड के कारण नहीं है। घमंड हमें जहां दिखाना होगा, जब हमारा समय आएगा तो दिखाएंगे उनको जिनको दिखाना है, समलों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। घमंड जब आएगा तो उनको उनके लिए दिखाएंगे जहां हमें दिखाना है, हो सकता है तब तक जिंदे ना रहे आप दिखाना। तो घमंड की प्रॉपर्टी भी रखेंगे तो उनके लिए रखेंगे, जिनके जिनको कोई नहीं दिखाता, जिनकी सब चमचगरी करते हैं। इसलिए अपने अपने दिमागों को भाई, ऐसे लोग जितने भी हैं, कोलगेट से साफ कर लो, और ठीक ठाक कर लो उसको। और यहाँ काम बढ़ रहा है, काम बढ़ेगा, ये काम रुकेगा नहीं। सवाल सीधा करो, सवाल सीधा करोगे जवाब सीधा मिलेगा, उससे फायदा होगा सबको। पर घुमा फिरा के मत करो, किसी को फोन करके बोल दिया देखा, किसी को फोन करके कह दिया ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। हमने दुनिया देखी है। आज फोन करोगे, 6 महीने बाद यही लोग आके यहाँ पोर्टल पे बताएंगे कि फलाने आदमी ने फोन किया था। ऐसा काम मत करो कि बाद में जो क्या बोलते हैं, मुंह दिखाने के लायक भी ना रहो। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो ऐसा सोचते हैं कि यहाँ एक आदमी और दो आदमी और तीन आदमी है। यहाँ सब आदमी बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो जितना कर सकता है कर रहा है, बढ़िया है, करते रहो। इधर उधर मत उलझो, क्योंकि इधर उधर उलझोगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा। घमंड वाला जो आदमी होता है वो हमेशा उलझने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, और जो गर्व वाला आदमी है वो कहता है भाई हमको तो तुम माफ करो, मैं काम करना है, तुम अपना काम करो, जाओ यार। तो आप खूब यहाँ चर्चा करो व्यक्तिवाद पे, और कौन व्यक्ति है, कौन संघवाद है, हम भी सुनेंगे। और अगर किसी व्यक्ति को लगता है यह व्यक्तिवाद है, खुल के बताए, हम भी सवाल जवाब जवाब करेंगे, पता करेंगे, और सिद्ध करो कि यहाँ क्या बोलते व्यक्तिवाद है। संघ को बदनाम मत करो, संघ को बदनाम करोगे बुरा होगा, कहीं संघ ने आपको बदनाम करना शुरू कर दिया तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। मेरी बात समाप्त हुई, कुछ गलती हो तो मुझे माफ माफ करना। संघं नमामि संघं नमामि संघं नमामि, संतों को बंदामी।